हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक जीन जैक्स रूसो के बारे में। इससे पूर्व की क्लास में हमने रूसो के सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में अंतर देखा था। इसके साथ साथ हमने विभिन्न राजनीतिक विद्वानों के द्वारा रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की जो आलोचनाएं प्रस्तुत की गई थी उस बारे में भी बात करी थी। इस संदर्भ में देखा था हमने कि विभिन्न राजनीतिक विचारक जैसे वेपर, हॉबहाउस, मार्ले, W.T. जोन्स आदि ने जो है रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना करी कि उन्होंने माना कि उनका जो सामान्य इच्छा सिद्धांत जो है या सामान्य इच्छा की धारणा जो है वो अस्पष्ट है, अव्यवहारिक है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में अंतर करना बहुत ही मुश्किल है, और ये भी कहा कि सामान्य इच्छा के आधार पर वो जो है निरंकुशता को बढ़ावा देते हैं। तो इस आधार पे हमने जो है विभिन्न आलोचनाओं को देखा, लेकिन इन विभिन्न आलोचनाओं के होने के बावजूद भी रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत जो है उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तो आज हम बात करेंगे रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के महत्व के बारे में। रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत का महत्व अर्थात विभिन्न आलोचनाओं के होने के बावजूद भी रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के महत्व को राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में नकारा नहीं जा सकता। इसके महत्व पर चर्चा करने के लिए हम विभिन्न बिंदुओं के आधार पर बात करेंगे। सबसे पहला बिंदु है सामान्य इच्छा का विचार प्रजातंत्र का प्रतिपादक है। अर्थात रूसो का सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो प्रजातंत्र का प्रतिपादक है, प्रजातंत्र का पोषक है, प्रजातंत्र का संदेशवाहक उसे माना जाता है। क्योंकि रूसो का ये मानना था कि सत्ता का आधार जो है जनसहमति होना चाहिए, जनता का कल्याण होना चाहिए, विधि निर्माण में भी जो है जनता का जो है सहमति होनी चाहिए या जनता का सहयोग होना चाहिए, जनता का प्रत्यक्ष रूप से उसमें सहयोग होना चाहिए। विधि निर्माण हो या चाहे निर्णय निर्माण हो, चाहे कोई योजनाओं का निर्माण हो, उसमें जनता का सहयोग अनिवार्य है। जनता की सहमति जो है सतत उसमें प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र में सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो एक ऐसा सिद्धांत है, वो राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐसे आदर्श को प्रस्तुत करता है जिस आदर्श को प्राप्त करना राजनीतिक संस्थाओं का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इस संदर्भ में मैकाइवर का कहना है कि सामान्य इच्छा का प्रयोग मात्र शासन को स्वशासन में परिणत कर देता है। अर्थात मैकाइवर ने कहने का प्रयास किया कि यदि शासन कार्य सामान्य इच्छा के अनुसार हो तो ऐसा शासन जो है वो शासन नहीं बल्कि स्वशासन में परिणत हो जाता है। अर्थात जनता की इच्छा के आधार पर किया गया शासन जो है वो स्वशासन कहलाता है। अगला जो बिंदु है वो ये है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत राष्ट्रवाद का प्रेरक सिद्धांत भी है। अर्थात रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है वो राष्ट्रवाद का पोषक सिद्धांत भी है, राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाला सिद्धांत भी माना जाता है। क्योंकि रूसो की सामान्य इच्छा की धारणा में ये आशय भी निर्धारित है कि जिस जीवन में समानता, एकता, सहचर्य, इसके साथ साथ सम्मान की भावना और नैतिकता की भावना निहित होती है, वही जीवन श्रेष्ठ होता है, अन्यथा जीवन बेकार होता है। अर्थात रूसो ने अपने सामान्य इच्छा सिद्धांत के माध्यम से एक राष्ट्र में समानता, एकता, सहचर्य, इसके साथ साथ सम्मान और नैतिकता के तत्व भी जो है समाहित किए थे। तो इस आधार पर माना जा सकता है कि रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है वो राष्ट्रवाद का प्रेरक सिद्धांत भी है। अगला जो बिंदु है वो है सामान्य इच्छा की धारणाओं को फ्रांस की क्रांति का प्रेरक विचार कहा गया है। अर्थात रूसो की सामान्य इच्छा की जो धारणा थी उसमें ये था कि सत्ता का जो आधार है वो जनसहमति होना चाहिए, उसमें सभी व्यक्तियों की सहमति निहित होनी चाहिए, सभी व्यक्तियों का कल्याण निहित होना चाहिए, और सत्ता जो है जो भी कार्य करे वो सभी व्यक्तियों की सहमति के आधार पर, और इसके साथ साथ विधि निर्माण में भी जो है जनता का प्रत्यक्ष सहयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार की विचारधारा से नवयुवकों की जो है विचारधारा में काफ़ी परिवर्तन हुआ। नवयुवक वर्ग जो है वो इस बात के लिए सचेत हुए कि हमें भी जो है सत्ता के द्वारा लिए गए निर्णयों में हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो भी शासन व्यवस्था के द्वारा जो भी कार्य किया जाए वो जन कल्याण, जनहित के लिए होना चाहिए। तो इस प्रकार से नवयुवकों की जो चेतना जागृत हुई अपने अधिकारों के प्रति, अपनी स्वतंत्रता के प्रति, इसके साथ साथ शासन सत्ता में अपनी भागीदारी निभाने के लिए उनमें चेतना जागृत हुई, और उस चेतना के परिणामस्वरूप फ्रांस की क्रांति जो है उसको काफ़ी बल प्राप्त हुआ।
अगला जो बिंदु है वो है इस सिद्धांत में व्यक्ति तथा सामाजिक हित दोनों को ही प्रधानता दी गई है। अर्थात रूसो के इस सिद्धांत में सिर्फ व्यक्ति के हित को नहीं देखा गया बल्कि व्यक्ति के साथ साथ सामाजिक हित को भी प्रधानता दी गई और ये माना गया कि व्यक्ति यदि अपने अधिकारों का समर्पण करता है समाज के प्रति तो समस्त समाज का उत्थान जो है उसमें ही व्यक्ति का उत्थान निहित है। अर्थात समस्त समाज के साथ साथ व्यक्ति जो है उसके स्वयं का भी उत्थान होगा, व्यक्ति को स्वयं के अधिकार प्राप्त होंगे, स्वयं की वस्तुओं पर अधिकार प्राप्त होंगे, इसके साथ साथ स्वयं की स्वतंत्रता उसको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है वो सिर्फ व्यक्ति का नहीं बल्कि सामाजिक हित को भी प्रधानता देता है और या ये कहा जा सकता है कि वो सामाजिक हित के साथ साथ व्यक्ति के हित को भी प्रधानता देते हैं। अगला जो बिंदु है वो है यह सिद्धांत सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ करता है। अर्थात रूसो का सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ करता है क्योंकि यह सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है या ये कहा जा सकता है कि यह सामान्य इच्छा सिद्धांत जो है वो व्यक्ति और समाज में जो है शरीर और अंग को के समान जो है संबंध स्थापित करता है। अर्थात जिस प्रकार से एक शरीर होता है उसके विभिन्न अंग होते हैं और विभिन्न अंगों से मिलकर ही एक शरीर का निर्माण होता है। अर्थात एक शरीर का जो है विभिन्न अंगों के बिना कोई अस्तित्व नहीं रहता और ना ही किसी अंग का उस शरीर के बिना कोई अस्तित्व रहता है। इसी प्रकार से उन्होंने समाज और व्यक्ति का संबंध स्थापित करते हुए कहा था कि व्यक्ति के बिना समाज और समाज के बिना व्यक्ति का कोई जो है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति जो है उसको समाज के लिए समर्पित होना चाहिए और समस्त समाज जो है उसको व्यक्ति के उत्थान के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। अर्थात इस प्रकार से उन्होंने समाज का जो स्वरूप है उसको सुदृढ़ करने का प्रयास किया, समाज में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ समाज के उत्थान की या सामान्य इच्छा के माध्यम से सभी व्यक्तियों के उत्थान की उन्होंने जो है कल्पना करी थी। अगली जो महत्व है वो है यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि राज्य एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था है। अर्थात उन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि राज्य जो है कोई कृत्रिम संस्था नहीं है और ना ही प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार की विधि स्थापित थी या कोई किसी प्रकार की विधि की व्यवस्था थी या प्राकृतिक कानून की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि लोगों ने स्वयं ने मिलकर जो है राज्य नामक संस्था का निर्माण किया है और राज्य संस्था ऐसी है जिसकी अवस्थिति होना अनिवार्य है क्योंकि व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जो है राज्य का निर्माण किया गया है और राज्य जो है एक ऐसी संस्था है जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर अपना जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन को जो है सुलभ बनाते हैं। अर्थात सामान्य इच्छा को कार्य रूप देने के लिए जो है राज्य नामक संस्था जो है अनिवार्य है या राज्य जो है एक स्वाभाविक संस्था है। इस संदर्भ में GDH कोल का कहना है कि यह हमें सिखाता है कि राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं पर आधारित है। राज्य के प्रति हमें इसलिए आज्ञाकारी होना चाहिए क्योंकि यह हमारे व्यक्तित्व का ही प्राकृतिक विस्तृत स्वरूप है। अर्थात GDH कोल ने कहने का प्रयास किया कि राज्य जो है वो मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं पर आधारित है। अर्थात मनुष्य जो है प्रकृति से ही एक ऐसा प्राणी होता है जो साथ में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, सभी व्यक्तियों के साथ सहअस्तित्व की धारणा के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। वो शांतिपूर्वक, समानतापूर्वक और इसके साथ साथ बहुत ही साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। तो GDH कोल ने कहने का प्रयास किया कि मनुष्य की जो प्रकृति है उसी को जो है या मनुष्य की जो प्राकृतिक आवश्यकताएं या इच्छाएं हैं उस पर आधारित जो है राज्य नामक संस्था है। अर्थात व्यक्ति ने अपनी प्राकृतिक आवश्यकताएं या इच्छा ये थी कि उसकी आत्मरक्षा हो, उसको जो है सुख की प्राप्ति हो और वो व्यक्ति जो है वो दूसरों के प्रति दया भाव रखे। तो इस प्रकार की मनुष्य की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुसार जो है उन्होंने राज्य नामक संस्था का निर्माण किया है समझौते के माध्यम से। साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य के प्रति हमें आज्ञाकारी इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि राज्य जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही विस्तृत स्वरूप है। अर्थात व्यक्ति जो है जिस तरीके से होता है उसी का विस्तृत स्वरूप जो है राज्य नामक संस्था में देखने को मिलता है।
इस संदर्भ में W.T. जोन्स का कहना है कि सामान्य इच्छा की कल्पना रूसो के राजनीतिक सिद्धांत का एक केंद्रीय विचार ही नहीं, यह सिद्धांत राजनीति शास्त्र के लिए भी उसकी एक अत्यंत रुचिकर तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। अर्थात W.T. जोन्स ने कहने का प्रयास किया कि रूसो की सामान्य इच्छा की जो कल्पना थी वो एक राजनीतिक सिद्धांत ही नहीं था, ये एक ऐसी विचारधारा ही नहीं थी जिसमें कि व्यक्ति को जो है सत्ता में भागीदारी निभानी है, बल्कि ये जो सिद्धांत है वो जो है ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। इस संदर्भ में ओसवार्ड का कहना है कि रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए उसका सबसे मौलिक ही नहीं वरन सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थात ओसवार्ड ने भी ये कहने का प्रयास किया कि रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है वो न केवल राजनीतिक दर्शन के लिए जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बल्कि वो मौलिक भी है, उसका स्वयं का जो है बनाया हुआ सिद्धांत है। तो इसलिए उसका जो ये योगदान है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मौलिक है। निष्कर्ष तौर पे कहा जा सकता है कि रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत की विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद उसके इस सिद्धांत को प्रजातंत्र का संदेशवाहक एवं सामान्य हित के प्रेरक विचार के रूप में स्वीकारा गया है। अर्थात कितनी भी आलोचनाएं की जाए, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि रूसो का ये जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है ये प्रजातंत्र का संदेशवाहक कहलाता है और इसके साथ साथ ये सामान्य हित के प्रेरक विचारों को जो है आगे लाने के लिए या सामान्य हित के प्रेरक विचार के रूप में इसको स्वीकारा गया है। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। अब मैं एक बार आपको सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।